बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज रेजोनेंस का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, रेजोनेंस वर्सेस बॉन्ड लेंथ। इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि बॉन्ड लेंथ को कैसे अफेक्ट करता है हाइब्रिडाइजेशन। वैसा ऑर्बिटल जिसमें पी कैरेक्टर ज्यादा हो, यदि वो ओवरलैप करके बॉन्डिंग कर रहा था तो उस बॉन्ड की लंबाई भी ज्यादा थी, क्योंकि हमने कहा था कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल एंड साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी कैरेक्टर। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पी कैरेक्टर के। तो जहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज हो रहा था वहां पे बॉन्ड लंबा रहा था, तो वो हाइब्रिडाइजेशन के रेफरेंस में बॉन्ड लेंथ देखे थे। अब हम क्या देखेंगे, रेजोनेंस वर्सेस बॉन्ड लेंथ। सारे फिनोमेना को समझेंगे और बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो सारे एप्लीकेशन को एक साथ लगाना पड़ेगा कि कैसे बॉन्ड लेंथ हम डिसाइड करेंगे। तो अभी जो हम अपने दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे रेजोनेंस और बॉन्ड लेंथ पे, कि बॉन्ड लेंथ को रेजोनेंस कैसे इफेक्ट करता है, किस तरह से अफेक्ट करेगा बॉन्ड लेंथ को रेजोनेंस। इसमें दो एग्जांपल लिखा हुआ है। पहले एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है RCOO माइनस। RCOO माइनस मतलब कार्बोक्सिलेट आयन है। ये कार्बोक्सिलेट आयन में दो CO बॉन्ड है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि 1 और 2 में किसकी लंबाई ज्यादा होगी, 1 एंड 2, CO बॉन्ड ये 1 है और इस CO बॉन्ड को हमने नाम दिया है 2, तो पहले बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है कि दूसरे बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में समझा था कि सिंगल बॉन्ड यानी sp3 ऑर्बिटल से मिलकर बना होगा तब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड तो sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से मिलकर बनेगा। तो सिंगल बॉन्ड में चूंकि p कैरेक्टर ज्यादा होता है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का, इसलिए सिंगल बॉन्ड ज्यादा लंबा होता है। तो हम ऐसे भी समझे थे वहां पे कि सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड की, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ उल्टा होता है, वो इस कैरेक्टर पे चलता है। यदि कभी आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे तो सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की, उसके बाद डबल बॉन्ड की और सबसे कम सिंगल बॉन्ड की। लेकिन लंबाई की बात करें तो डबल बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। तो कोई बच्चा यहाँ पे देख के सीधे सीधे बता सकता है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड लंबा होगा और बॉन्ड 1 जो होगा वो 2 से बड़ा होगा। लेकिन ये गलत है बाबू, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये रियल स्ट्रक्चर है ही नहीं जो एग्जिस्ट करता है। रियल स्ट्रक्चर तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस कैसे होगा? तो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर खोल देगा, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, RCO माइनस एंड डबल बॉन्ड O। अब देखिए, आपने क्यों कहा था कि 1 पे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, 1 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? क्योंकि आपने यहाँ सिंगल बॉन्ड देखा था। लो, अब ये दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये दोनों स्ट्रक्चर रियल नहीं है, इसलिए तो रेजोनेंस पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, तो वो इस तरह से बनाएंगे, RCO एंड O पे यहाँ माइनस है, यहाँ नहीं है, तो दोनों का बात मानेंगे डेल्टा माइनस। इस O पे यहाँ माइनस है, यहाँ नहीं है, तो इस पे भी डेल्टा माइनस। और डबल बॉन्ड ना तो यहाँ फिक्स है ना ही यहाँ फिक्स है, दोनों जगह है, तो दोनों जगह जाएगा ये ऐसे। ठीक है, या तो डेल्टा माइनस लिखिए, नहीं तो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो यहाँ पर माइनस हाफ और यहाँ पे माइनस हाफ, इस तरह से भी लिखा जाता है। और डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है प्रेजेंट और यहाँ पे भी, तो इसमें भी 50% डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्योंकि इक्विवेलेंट है इसलिए बोल रहे हैं 50% डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इसमें भी क्या होगा, 50% डबल बॉन्ड कैरेक्टर, 50% डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आपने कैसे इसको देख के अंदाजा लगा लिया था कि ये सिंगल बॉन्ड है? जो दिखता है वो हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिंगल दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में ये डबल है, मेन यहां दिखेगा, ना सिंगल है ना डबल है। 50% यहां डबल है और 50% यहां डबल है, क्योंकि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होता है, ना कि लोकेलाइज होता है, एक जगह फिक्स नहीं होता है। इसलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना इस बॉन्ड में है उतना ही इस बॉन्ड में है। दोनों बॉन्ड बिल्कुल इक्विवेलेंट है और दोनों का लेंथ एकदम बराबर है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड सिर्फ यहां दिख रहा था इस स्ट्रक्चर में, ऐसा नहीं है, वो आधा यहां भी प्रेजेंट है, वो इससे पता चल रहा है। और दोनों को मिला के हम इससे जानकारी ले पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड आधा यहां भी है और आधा यहां भी है। तो बॉन्ड लेंथ जो हो जाएगा वो CO बॉन्ड का वो 1 बराबर 2 होगा।
ये समझ पाए? ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। फॉर्मिक एसिड एक लिखा हुआ है, इसमें भी दोनों CO बॉन्ड को कंपेयर करना है। क्या दोनों CO बॉन्ड बराबर होंगे? 1 बड़ा होगा 2 से या 2 बड़ा होगा 1 से? तो जो रेजोनेंस को बिल्कुल नहीं समझेगा वो ये देख के बताएगा सिर्फ कि ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो 1 बड़ा होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो सिर्फ इतना कहना सही नहीं है। हमारा आंसर सही है या गलत है ये तो बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे। कोई बोलेगा कि अच्छा डबल बॉन्ड यहाँ है तो रेजोनेंस करेगा डबल बॉन्ड घूम को, तो इसमें भी जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों की लंबाई बराबर है क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्या होता है हम चलिए इसको देखते हैं। पहले इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए। कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां से ये पाई बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, है ना। बीच वाले को छोड़ देते हैं, 2 ही बनाते हैं। ये लोन पेयर ऐसे गया और ये पाई बॉन्ड ऐसे खुल गया। तो यहां से जो स्ट्रक्चर बना ये क्या बना, HCO माइनस डबल बॉन्ड OH+। बीच वाला छोड़ देते हैं क्योंकि वो और ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर और होगा इसका, मन है तो आप बना सकते हैं इसको ऐसे करके, HCO माइनस प्लस OH। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, तब ये डोनेट करेगा और यहां से ये मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत कम स्टेबल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड भी क्या हो गया, घट गया है। यहाँ कम से कम एक पाई बॉन्ड है। तो मेनली हम इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, तो देखिए अब क्या देखना है, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को कंपेयर करना है, 1 को एंड 2 को। तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा है, इसको इग्नोर करें। आप बताएं ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर का भी कंसेप्ट आएगा। हम बोलेंगे कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 जो है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। और जब इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में गए हैं तो यहाँ पे चार्ज में सेपरेशन आ गया है और ऑक्सीजन पे प्लस भी आया है एक जगह पे, जो कि काफी डेंजरस है इसकी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, बॉन्ड का बड़ा होना ये देखेंगे, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कितना है या डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना है। यदि सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड की लंबाई कम होगी। तो ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ये कह रहा है कि बॉन्ड 2 में, मतलब ये सेकेंड CO बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। और ये कह रहा है कैनोनिकल स्ट्रक्चर कि फर्स्ट CO बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है। किसकी बात ज्यादा मानेंगे हम, यहाँ पे तो दोनों इक्वल था, दोनों इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर था, इसलिए हम दोनों का बात माने और 50-50% कहे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जो ज्यादा डोमिनेट करेगा उसकी बात भी ज्यादा मानी जाएगी, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बात ज्यादा मानी जाएगी। तो मान लो ये 80% है रेजोनेंस हाइब्रिड में, ये 80% क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, और ये मात्र करेगा 20%। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये भाई स्टेबल है तो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ये उतना स्टेबल नहीं है तो रेजोनेंस हाइब्रिड में कम कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम सारी बात किसका ज्यादा मानेंगे, ये पहले वाले कैनोनिकल स्ट्रक्चर की, ना कि इसकी। और पहला वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहता है कि सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो सेकेंड CO में डबल बॉन्ड है, तो यहां पे जो डबल बॉन्ड है मतलब HCOOH है, तो यहां पे जो डबल बॉन्ड है, सपोज ये 80% है, 80% डबल बॉन्ड कैरेक्टर, 80% डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों आया 80% डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि 80% स्टेबिलिटी वाला बोल रहा है मॉलिक्यूल, तो उसका बात ज्यादा माना जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा कैरेक्टर, लेकिन मात्र उसके स्टेबिलिटी के हिसाब से ही 20% डबल बॉन्ड कैरेक्टर, 20% डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये पहले वाले CO बॉन्ड पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है बच्चों, लेकिन वो बस 20% है, उतना ज्यादा कैरेक्टर नहीं है जितना ज्यादा CO। तो डबल बॉन्ड मेनली प्रेजेंट कहाँ है, इस सेकेंड CO वाले। फर्स्ट CO वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड है लेकिन उतना प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड ज्यादा प्रेजेंट है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ और घट जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड की लंबाई क्या होती है, कम। तो चूंकि यहां पर डबल बॉन्ड कम कैरेक्टर है तो ये ज्यादा लंबा होगा इससे, मतलब 1 ज्यादा लंबा होगा 2 से। फर्स्ट CO बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी सेकेंड CO बॉन्ड से, क्योंकि फर्स्ट CO बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कम है, सेकेंड CO बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा है, जो उस बॉन्ड को ज्यादा स्टेबल बना देगा लेकिन उसको छोटा कर देगा। आप इसको समझ पाए। तो इस तरह से हम निर्धारित करते हैं
कि किसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है, वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर को देख के बताते हैं। जो ज्यादा डोमिनेटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, उसमें जो जो चीज है, जहां जहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। ठीक है, अगला देखते हैं। अब एग्जांपल लिखा हुआ है यहां पे, आपको CO बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। CO बॉन्ड लेंथ, और कौन सा CO बॉन्ड लेंथ, तो ये वाला, इस बॉन्ड को कंपेयर करना है कि इसमें ज्यादा बड़ा है कि इसमें ज्यादा बड़ा है। तो आप क्या बताएंगे? अच्छा, ये डबल बॉन्ड परमानेंट है? नहीं, ये टूटेगा। जो जितना ज्यादा टूटेगा उसकी बॉन्ड की लंबाई उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या करता है, बॉन्ड की लंबाई को घटाता है। और रेजोनेंस क्या करेगा, यहां से नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये ऐसे घूम के इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा, ये भी ऐसे घूम के इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो जो जितनी आसानी से इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, वो उस बॉन्ड की लंबाई को बढ़ा देगा। तो यहां पे आसानी से टूट रहा है या यहां पे, तो ये बताएगा आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगला। यहां से जब टूटेगा, एक हम लिख के दिखा देते हैं, स्ट्रक्चर लिख ही लो, HCO पर माइनस, डबल बॉन्ड NH2 पर प्लस। यहां से कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखे आप, HCO पर माइनस, डबल बॉन्ड OH पे प्लस। किसमें आसानी से टूट रहा है, तो आप देखिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये जो है ये ज्यादा स्टेबल है, किससे, इससे, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है और यहां पे ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है। जब ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन वाला लोन पेयर तोड़ रहा है तो नाइट्रोजन पे प्लस, जब ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन का लोन पेयर तोड़ रहा है रेजोनेंस के थ्रू, तो ऑक्सीजन पे प्लस। और ये कम स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चला गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे प्लस चार्ज चला गया, उससे कम है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो चूंकि इसकी स्टेबिलिटी ही कम है, तो ऐसा कह सकते हैं कि वो उतना ज्यादा बॉन्ड तोड़ने में सक्षम नहीं हुआ है जितना ज्यादा ऊपर वाला, क्योंकि कम से कम नाइट्रोजन पे प्लस है, इससे तो ज्यादा स्टेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन पे प्लस और यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस आने के कारण ये बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा, इतनी आसानी से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ठीक है, और इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ भी क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो आप यूं समझेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से अगर एक्सप्लेन करना हो तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड परमानेंट नहीं है, दोनों में जितनी आसानी से डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड टूट जाएगा उस बॉन्ड की लंबाई उतनी अधिक होगी। इस केस में वो आसानी से टूटेगा, क्योंकि टूटने के बाद यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, चलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा जो कि कम स्टेबल है, तो वो उतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो बॉन्ड की लंबाई 1 में ज्यादा होगी, किसके तुलना, 2 के तुलना में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा लॉजिकल सब्जेक्ट है, आप इसमें कुछ भी लिख नहीं सकते, ना ही ये फॉर्मुलेटिव है कि आप इसको फॉर्मूला पे बैठाएंगे और बन जाएगा। इसको समझना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा इसका सोच। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ पाए कि 1 ज्यादा लंबा है किससे, 2 से। अगला देखते हैं, 3 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और तीनों में आपको CC बॉन्ड कंपेयर करना है। CC बॉन्ड कौन है, ये वाला बॉन्ड, यहाँ भी कौन है, ये वाला, और यहाँ भी कौन है, ये वाला बॉन्ड। सब जगह डबल बॉन्ड है ना, जो जितनी आसानी से डबल बॉन्ड टूटेगा उसकी लंबाई उतनी बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो परमानेंट है, क्योंकि कोई भी रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो इसकी लंबाई सबसे कम। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये घूमेगा और इस बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, बॉन्ड की लंबाई थोड़ी बढ़ेगी। यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा और अच्छे से रेजोनेंस होगा, क्योंकि ये घूमेगा, इधर टूटेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, इधर भी बढ़ेगा। एक तरफ से डोनर लगा हुआ है, एक तरफ से एक्सेप्टर, तो ये बीच वाले डबल बॉन्ड को और ज्यादा ब्रेक करेगा और इजिली ब्रेक करेगा। डोनर के तरफ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और एक्सेप्टर अपनी ओर खींचेगा। तो उस केस में यहाँ पे जितना आसानी से डबल बॉन्ड टूटेगा और जितना एक्सटेंट तक डबल बॉन्ड टूटेगा, उतना किसी में नहीं टूट रहा है। और डबल बॉन्ड टूटने का मतलब है कि बॉन्ड की लंबाई का बढ़ना, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का आना। तो थर्ड वन की लंबाई सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद किसमें आएगा, इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो इसमें सेकेंड, रेजोनेंस दोनों में हो रहा है लेकिन इसमें आसानी से हो रहा है। और उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट। फर्स्ट में तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर 100% है, ये सबसे छोटा होगा। तो ऑर्डर हो गया हमारा 3, 2, 1। इस तरह से कंपेयर करते हैं डबल बॉन्ड। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये लिखा हुआ है ऑर्डर C1 C2 बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, C1 C2 बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ये देखिए मॉलिक्यूल
C1C2 मतलब दो कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड है उसको कंपेयर करना है, ठीक है। आप इस डबल बॉन्ड को देखें, क्या कोई रेजोनेंस हो रहा है? नहीं, ये परमानेंट है। मान लो कि यहां पर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना है? 100%। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना है? 100%, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। यहां पे देखें, ये तो टूटेगा क्योंकि ये लोन पेयर है, डोनेट करेगा और इसको खोल देगा। तो मान लो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वो मान लो है कितना? सपोज 40%, या कुछ और घटा दो, मान लो 30%। 50% तो नहीं होगा क्योंकि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा ना। जब ये टूटेगा तो ये वाला टूटने वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? कम स्टेबल। तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, सपोज 70%, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? तो यहां पर देखिए, ये और आसानी से टूटेगा, ये तो ऐसे टूटेगा और इसके लिए फिर क्या लगा हुआ है? एक्सेप्टर। तो ये और आगे भी रेजोनेंस में हिस्सा लेगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर मान लो है 60%, क्योंकि ये और आसानी से क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। परसेंटेज एग्जैक्ट ना भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं होता है, रेफरेंस में हम दिखा रहे हैं कि यहाँ इतना है तो यहाँ इतना है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड परमानेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट रहा है रेजोनेंस से, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड मजे में टूट रहा है रेजोनेंस से, क्योंकि डोनर लगा हुआ है और नीचे एक्सेप्टर लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा मजे में किस में टूटा? तीसरा में। तो बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा किसकी होगी? थर्ड वन की। उसके बाद रेजोनेंस से किस में टूटा? फर्स्ट में, तो वन में। और उसके बाद किसमें? सेकंड में, क्योंकि सेकंड में तो डबल बॉन्ड टूटा ही नहीं। तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अगला देखते हैं। पाई बॉन्ड कंजुगेट में दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन। और ये कौन सा है? लीनियर कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा था, लीनियर कॉन्जुगेशन गिव्स मोर रेजोनेंस एनर्जी देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्योंकि उसमें रेजोनेटिंग कंपोनेंट ज्यादा होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, और मोर इजिली रेजोनेंस उसमें क्या होगा? अकर करेगा। यहां पे बॉन्ड लेंथ बताना है आपको C1C2 कार्बन एंड C3C4 कार्बन, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड में लंबा कौन है। तो दोनों ही बॉन्ड रेजोनेंस में टूटेंगे, ये बॉन्ड भी टूटेगा और ये बॉन्ड भी टूटेगा, लेकिन C3C4 बॉन्ड को आप देखिए, ये ज्यादा टूटेगा। इधर से भी रेजोनेंस हो सकता है और इधर से भी, लेकिन ये तो एक ही बार टूटेगा, और ये क्या होगा? ज्यादा बार टूट सकता है। तो C3C4 में डबल बॉन्ड टूटने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए उसकी लंबाई क्या होगी? ज्यादा। बात खत्म। इसमें देखते हैं 1 2 3, 1 2 3 तीन बॉन्ड है जो इंडिकेट किया गया है 1 2 3 से। तीनों में क्या रिलेशन है? कौन बॉन्ड बड़ा है, कौन बॉन्ड छोटा है? तो देखिए 1 और 3 सिमेट्रिकल है, तो ये तो बराबर होंगे, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3। लेकिन ये कम चांस है टूटने का, बीच वाला तो आराम से टूटेगा, इधर से भी घूमेगा, इधर से भी घूमेगा, तो बीच वाला ज्यादा टूटेगा। तो 2 ज्यादा बड़ा होगा और 1 और 3 का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सेम होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम बनाए ही और देखें कि कौन बोल रहा है डबल बॉन्ड है, कौन नहीं है। आप समझ के उसको देख के बता सकते हैं कि किस बॉन्ड की टूटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जितना ज्यादा टूटेगा उतना ज्यादा बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी। अगला देखते हैं। ये एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसमें आपको जिस बॉन्ड को कंपेयर करना है, ये बॉन्ड है, दिख रहा है? C1C2 C1C2 C1C2। आप सोचे और बताएं कि किसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, 2 की, 3 की या 1 की। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्या वो डबल बॉन्ड परमानेंट है या टूट रहा है, और टूट रहा है तो किसमें कितनी आसानी से टूट रहा है। जितनी आसानी से टूटेगा उतनी ज्यादा लंबाई होगी बॉन्ड की। तो यहां पे देखिए, यहां पे बहुत आसानी से टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है? यहाँ पे लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। यहाँ पे निगेटिव आएगा, फिर निगेटिव घूमेगा, और यहाँ पे ये एक्सेप्टर लगा हुआ है। तो खूब अच्छे से रेजोनेंस हो रहा है इसमें। 1 में देखें तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, ये ऐसे होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, आगे फिर निगेटिव चार्ज लोकलाइज करेगा, ये डोनेट करेगा और इस पाई बॉन्ड को ऐसे खोलेगा। तो यहाँ भी रेजोनेंस उतना ही हो रहा है, रेजोनेटिंग कंपोनेंट उतना ही है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड वो है जो स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है, तो ये इन्फ्लुएंस करता है और ज्यादा की रेजोनेंस हो। यहाँ पे क्या है? ये डबल बॉन्ड है, ये खुलेगा, लेकिन उतना अच्छा एक्सेप्टर नहीं है जितना अच्छा क्या है? ये है।
क्योंकि C डबल बॉन्ड C एक्सेप्टर की भी तरह काम करता है और डोनर की तरह भी। तो रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक साइड से डोनर लगा हुआ है और एक साइड से एक्सेप्टर लगा हुआ है, जो रेजोनेंस को और इजी बना देता है और इजी फ्लो होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण यहाँ का डबल बॉन्ड बहुत इजीली टूटता है और उसका परसेंटेज भी यहाँ पे क्या है, कम है। तो सबसे ज्यादा लंबा हो जाएगा यही, तो 1 की लंबाई सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 की। 2 में भी रेजोनेंस हो रहा है लेकिन एक ही बार हो रहा है, क्योंकि आगे फिर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसमें भी टूटेगा लेकिन उतना नहीं टूटेगा जितना इन दोनों में टूट रहा है। तो 2 का सबसे लास्ट में। ये समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर ऑफ C1 C2 बॉन्ड लेंथ। अब आप समझ गए होंगे, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें और बताएं कि C1 C2 बॉन्ड लेंथ क्या होगा। C1 C2 इंडिकेट किया हुआ है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो होगा, सिंगल बॉन्ड ज्यादा बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, है ना। यहाँ का डबल बॉन्ड परमानेंट है, कहीं टूट के जा रहा है, कहीं नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो ये तो डबल बॉन्ड 100% है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड परमानेंट है ना, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ ही नहीं रहा है, तो ये सबसे लंबा हो जाएगा। ये बीच वाला है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है लेकिन टूटेगा, क्योंकि बेंजीन का एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा किसमें बॉन्ड लेंथ, 2 में। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ही नहीं। उसके बाद 3 में कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सबसे छोटा बॉन्ड कौन होगा, फर्स्ट, क्योंकि वहां डबल बॉन्ड परमानेंटली बैठ गया है, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है और वो टूटेगा नहीं, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये नेप्थलीन है, ठीक है, नेप्थलीन। नेप्थलीन है ये, NAP, नेप्थलीन, नेप्थलीन, ठीक है। तो नेप्थलीन है, नेप्थलीन में क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है C1 C2 और C2 C3, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड में कौन बड़ा है कौन छोटा है या दोनों बराबर है। तो आप इसके लिए आपको नेप्थलीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखने आना पड़ेगा कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कौन क्या सजेस्ट कर रहा है। ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर जिसका होगा उसके बॉन्ड की लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो चलिए, नेप्थलीन के 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं और उसको बनाने का सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं। दो बेंजीन रिंग या दो 6 मेंबर्ड रिंग को फ्यूज करके नेप्थलीन बनाया जाता है, दोनों को सटा दिया जाता है। फ्यूज मतलब समझते हैं, दो मेटल को फ्यूज करके क्या कर देते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर देते हैं, उसी तरह से फ्यूज कर दिया जाता है तो क्या बनता है, नेप्थलीन बनता है। और इसके 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसके लिए आप 3 स्ट्रक्चर पहले बना ले। पाई बॉन्ड एक में यहां दे दे, एक में यहां दे दे और एक में यहां दे दे। अब सारे अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड दे दे। तो इसके अल्टरनेट पे ये है, इसके अल्टरनेट पे ये है, फिर ये अल्टरनेट नहीं है, ये है, फिर ये अल्टरनेट नहीं है, ये है, एक स्ट्रक्चर बन गया। फिर इसके अल्टरनेट पे तो ये इधर क्या होगा, ये नहीं होगा, ये और ये। इसके अल्टरनेट पे तो ये होगा और ये होगा, फिर ये होगा और ये होगा। 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गए किसके, नेप्थलीन के। ये जो देख रहे हैं ये ऐसा लग रहा है कि 2 बेंजीन को फ्यूज कर दिया गया एक दूसरे पे। ये भी बेंजीन रिंग है और ये भी क्या है, बेंजीन रिंग है। बाकी जो 2 है ये एनुलिन सिस्टम है। एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तब एनुलिन पढ़ेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन गिने 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाले एनुलिन है, जबकि ये 2 बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दिया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो 3 स्ट्रक्चर होते हैं नेप्थलीन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर, 1 2 एंड 3। किस बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है आपको, C1 C1, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख ले आप, इस बॉन्ड के बारे में 1 2 3, यहाँ क्या है 1 2 3, ये क्या है 1 2 3, ठीक है। C1 C2 3 है ना, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा स्ट्रक्चर।
पहला स्ट्रक्चर क्या सजेस्ट करता है, C1C2 पे क्या है, सिंगल बॉन्ड। दूसरा स्ट्रक्चर क्या सजेस्ट करता है, C1C2 पे डबल बॉन्ड। और तीसरा स्ट्रक्चर भी सजेस्ट करता है कि C1C2 के बीच में आप क्या दे, डबल बॉन्ड। लेकिन जब बात करेंगे C2C3 की, C2C3, तो पहला स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है C2C3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। दूसरा स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है C2C3 के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। और तीसरा स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है सिंगल बॉन्ड। देखिए यहां पे फर्क आ गया, C1C2 में दो जगह सजेस्ट हो रहा है डबल बॉन्ड दे और एक ही जगह सजेस्ट हो रहा है सिंगल बॉन्ड दे, जबकि C2C3 में दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कहना है कि सिंगल बॉन्ड दो और एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कहना है डबल बॉन्ड दो। मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर C2C3 में घटा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ा, यानी बॉन्ड की लंबाई बढ़ी। इसलिए C2C3 की बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी C1C2 बॉन्ड से। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं रेजोनेंस को बॉन्ड लेंथ के साथ। बॉन्ड लेंथ हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है और रेजोनेंस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा रेजोनेंस टॉपिक खत्म होता है। अगले क्लास में जब आएंगे तो डॉक्टर DK सिंह का बुक जो मैंने बताया था, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर और चुनिंदा क्वेश्चन देखेंगे। तो आप रेजोनेंस को रिवाइज करें, यही बेस है, इसको अच्छे से पढ़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।